हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अक्सर हम लोग अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जल्दबाजी में कई बार हम उन छोटे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं और फिर हमसे हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। कई बार फैमिली से छोटे-छोटे बच्चे खो जाते हैं। आप हँसोगे सुनकर कि यार सारे इंसिडेंट आपके साथ ही हुए हैं। बट मेरे चाचा की शादी थी, जब मैं शायद करीबन पौने 2 साल का रहा होऊँगा या 2 साल का रहा होऊँगा। तो शादी में सब बारात में गए थे और जल्दबाज़ी में घूमते-फिरते सब मुझे एक बस स्टैंड के ऊपर एक जो होता है ना बैठने की चेयर, उसके ऊपर छोड़ के चले गए थे। वो तो किस्मत की बात है, कोई मुझे उठाकर लेकर नहीं गया और मैं उनको वापस मिल गया थोड़ी देर बाद, जब सबको होश आया कि भैया ये तो है ही नहीं। तो वापस ढूँढने आए तो मैं उन्हें मिल गया था। लेकिन ऐसा कई परिवारों के साथ होता है, जहाँ पर जल्दबाज़ी में आते-जाते आप किसी न किसी परिवार के छोटे मेंबर को मिस कर देते हो और बाद में क्या आता है कि वो तो आया नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब कई बार तो आप लकी होते हैं कि आपको वो बच्चे सही सलामत वापस से मिल जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और उनसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है जिसकी भरपाई वो जिंदगी भर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अभय के साथ। ये इंसिडेंट अभय के साथ हुआ, जो इंदौर में अपने दोस्त के साथ रहता था और दोनों एक ही जगह पर जॉब किया करते थे। ये बात है 2010 की, संडे का दिन था। अभय अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते वो खाना खा रहा था। उस टाइम पर टीवी पर बच्चों का कोई शो चल रहा था और पता नहीं क्यों से वो शो देखने बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसमें से एक बच्चा जो बंगाली था, उसने अमरूद को अमलूद बोला और जैसे उसने अमरूद को अमलूद बोला, अभय को अचानक से एक छोटी सी लड़की की याद आई। अभय ने जब आखिरी बार उसे देखा था तो उसकी एज करीबन 2 या 3 साल की थी। अभी टीवी में उस बच्चे को अमलूद बोलते हुए उसे उस लड़की की याद आई। उस लड़की का नाम था ओइंड्रिला। वो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने जैसे सोचा वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। ओइंड्रिला उसे बिल्कुल सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वही 2.5 फीट के आसपास की हाइट, और उससे कह रही थी, दादा अम्मा के अमरूद पे दाओ। जब भी अभय स्कूल से आता था, वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाती थी कंपाउंड में, जहां पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और उससे अमरूद बहुत पसंद थे। लेकिन इस वक्त अभय सपना नहीं, ओइंड्रिला को अपने सामने देख रहा था, उसी 2.5 साल के रूप में। जैसे याद करते ही वो उसके सामने आके खड़ी हो गई हो और वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, दादा अम्मा के अमरूद पे दाओ। अबे के मुंह में जो रोटी का ग्रास था वो उसे धीरे धीरे चबा रहा था और उसकी आंखें रूम के एक कोने में टिकी हुई थी, जहां पर उसे ओइंड्रिला दिखाई दे रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलने से उसका ध्यान उस तरफ गया तो वहां उसका फ्लैटमेट रोहित खड़ा हुआ था। रोहित ने आकर उससे पूछा, ये बच्ची कौन है? अभय ने उससे पूछा, बच्ची? कौन बच्ची? तो रोहित बोलता, अभी अभी मैंने तेरे कमरे से किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनी। रोहित ने उससे कहा। तो अभय बोलता है, भाई ये देख टीवी चल रहा है, टीवी में से आवाज आई है। लेकिन रोहित के चेहरे पे कंफ्यूजन था, क्योंकि टीवी की आवाज और एक रियल पर्सन की आवाज में रोहित को फर्क समझ में आता था। खैर उसने इस बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। इधर अभय ने भी उस चीज को इग्नोर किया और रोहित से कोई डिस्कशन नहीं किया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया आराम से। लेकिन उसी रात को एकदम से रोहित का दरवाजा कोई बाहर से बहुत तेज तेज पीट रहा होता है। रोहित उठकर दरवाजे पर जाता है और जैसे वो दरवाजे को खोलता है, उसके सामने अभय था, जो कि बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, अभय ने रोहित को धक्का मारकर वो सीधा उसके कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर रोहित भी चौंक गया और जैसे रोहित कुछ बोलना था, उसने बोला, भाई भाई वो मेरे कमरे में है। रोहित ने पूछा, कौन है? वो ओइंड्रिला। कौन ओइंड्रिला? रोहित बोलता है, वो शर्मा अंकल की बेटी, वो मुझे अमरूद तोड़ने के लिए कह रही है और वो मेरे अंदर है। अभय ने कांपते हुए रोहित से सब कहा। रोहित कंफ्यूज होकर पूछता, कौन ओइंड्रिला? तो अभय फिर से बोलता है, नहीं नहीं, बड़ी बहन है, शायद उसकी बड़ी बहन है, मैंने सपने में देखा, वो मेरी आंखों के अंदर से बोल रही थी। अभय ने बहुत ही डरी हुई आवाज में
रोहित से कहा। रोहित ने फिर से उसे सवाल किया। वो भी अमरूद मांग रही थी। अभय ने उसको जवाब दिया, नहीं, वो बाहर आना चाहती है। वो कह रही थी, दादा मुझे बाहर निकालो दादा। बस वो बार बार यही बोले जा रही थी। अभय के चेहरे पे डर के एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे थे। रोहित ने उससे फिर पूछा, उसे रूम से बाहर निकालना है? इस बार अभय ने वापस फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, वो मेरे अंदर है भाई, मैंने सपने में देखा। उसकी बात सुनकर रोहित को हंसी आ रही थी। वो हंसना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हंसी फूट गई और बोलता है, अबे एक सपने से डर गया, क्या बॉक्सर बनेगा रे तू? उसकी बात सुनकर अभय इस बार थोड़ा सा गुस्से में जोर से बोला, वो कोई सपना नहीं था। वेंड्रिला सच में कमरे में खड़ी है और वो मुझसे बार बार अमरूद तोड़ने के लिए बोल रही है। सच में भाई, विश्वास कर मेरा। अभय की बात सुनकर रोहित अभय के कमरे में जाकर एक बार देख कर आया, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। उस रात और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2 घंटे बाद ही सुबह हो गई थी। अगले दिन मंडे था। दोनों अपने अपने काम पर चले गए। एक ही ऑफिस में दोनों काम किया करते थे। रात खाना वो साथ में मिलकर बनाते थे और साथ में ही खाते थे। अब जब वो खाना खाने बैठे तो रोहित ने अभय से सवाल किया कि भाई, कल रात को तूने क्या देखा था? उसके सवाल का जवाब अभय ने रोका नहीं। उसने ए टू जेड सब बता दिया, जो भी उसने रात में एक्सपीरियंस किया। फिर रोहित ने उसे ओंड्रिला के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब उसने पहली बार ओंड्रिला को देखा था तो करीबन 2 या 3 साल की थी। वही लास्ट टाइम था जब उसने देखा था 2002 में। उस वक्त अभय के पापा की पोस्टिंग बंगाल के दुर्गापुर में हुई थी। अभय के पापा आर्मी में थे और इनको आर्मी क्वार्टर अलॉट हुआ था। तो 2 फ्लोर का क्वार्टर था। फर्स्ट फ्लोर इनको मिला था और ग्राउंड फ्लोर पर एक बंगाली फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में पति पत्नी और उनकी एक नवजात बेटी, करीबन 8 महीने की उसकी उम्र ही होगी, वो रहा करती थी। इसका नाम था ओंड्रिला। अभय उस टाइम शायद 8th क्लास में था और वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी कोई बहन नहीं थी। और आर्मी में कहावत है कि आर्मी वालों की दोस्ती बस स्टेशन तक ही होती है, और यही बात उनकी फैमिली पे भी लागू होती है। 2.5 साल तक अभय के लिए उस ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले शर्मा जी अंकल और उनकी पत्नी आंटी और उनकी छोटी बेटी ओंड्रिला उसकी छोटी बहन थी। फिर उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई। अभय के पापा भी शर्मा जी के जाने के 6 महीने बाद उनकी पोस्टिंग जैसलमेर हो गई। उन 6 महीने में कभी कभी शर्मा जी का एक अंतर्देशीय पत्र, शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 90s के अंदर, या हाँ, आप 92, 93, 94 इस टाइम की आसपास की बात करें तो उस टाइम पर अंतर्देशीय पत्र चला करते थे। कार्ड जिनको बोलते हैं, पोस्टल कार्ड्स होते थे। उन्हीं पे सब लोग एक दूसरे के हालचाल पूछा करते थे। तो 6 महीने में कभी कभी शर्मा जी का वो अंतर्देशीय कार्ड आ जाता था। उसी से इनको इनके हालचाल पता लगते थे। वो लिखते थे कि ओंड्रिला दादा के पास जाना है। दादा वो अभय को बोला करती थी, मतलब वो अभय को बहुत याद किया करती थी। वो ये कह कहकर रोती थी। अब जब तक ये वहां रहे तब तक तो उनका अंतर्देशीय कार्ड आता था, लेकिन जब ये लोग भी जैसलमेर शिफ्ट हो गए तो वो अंतर्देशीय कार्ड आना भी बंद हो गया और अब इन दोनों फैमिलीज का कोई कनेक्शन नहीं था। जब अभय टीवी में उस बच्चे को देखा तो उसे ओंड्रिला की याद आ गई। उसे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, वही 2.5 फीट की ओंड्रिला जो उससे आकर कहती थी, दादा अम्मा के अमरूद पे दाओ। जब भी अभय स्कूल से आता था वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के ले जाती थी कंपाउंड में। उनके कंपाउंड में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और उसे अमरूद बहुत पसंद था। इस तरह से अभय ने रोहित को हर एक बात बताई ओंड्रिला के बारे में, और उसके बाद रोहित ने वो समझाया तो अभय ने भी ये माना कि शायद वो एक सपना ही था, और इस चीज को इन दोनों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन इस रात फिर से वही हुआ। अगले दिन दोनों लाल आंखें लिए अपने ऑफिस काम पर गए, क्योंकि 2 दिन से वो ठीक से सोए नहीं थे। रात होते ही अभय को ओंड्रिला दिखती और डर के मारे वो रोहित के पास जाता और फिर दोनों के दोनों पूरी रात सो नहीं पाते। लेकिन 2 दिन के बाद अभय को सपने आना बंद हो गए। ऐसा रोहित को लगता था, क्योंकि अब वो रात में डरकर उठता नहीं था। पर रोहित को ये नहीं पता था कि अभय पूरी रात सोता ही नहीं है। जब भी अभय अपनी आंख बंद करता था
उसे ओइंड्रिला दिखती थी और उसके कानों में उसे वही सुनाई देता था, दादा मुझे बाहर निकालो, दादा मुझे बाहर निकालो। और जब आंख खुलती तो सामने 2 ढाई फुट की ओइंड्रिला खड़ी होती और उसकी वो प्यारी सी आवाज, दादा अम्मा के अमरूद पहरे दो, उसे अपने कानों में सुनाई आती। लेकिन अब वो आवाज उसे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही थी। अभय अब बहुत बदल गया था। रोहित उसे ऑब्जर्व करा था। 3 दिनों से अभय ने कुछ खाया नहीं था। वो बस अपने ही कमरे में बंद रहता था, वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था और वो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। रोहित उसके पास गया, 2-3 बार भी उसने कहा भाई कुछ खा ले, ध्यान रख अपना। उसे हॉस्पिटल साथ चलने के लिए कहता, तो भी अभय उसे मना कर देता। उसी हफ्ते सैटरडे की बात है, रात में अचानक रोहित की आंख खुलती है, एक आवाज से, उल्टी करने की आवाज। वो दौड़कर अभय के कमरे में गया और देखा कि अभय वहां पर उल्टी कर रहा था, पर उसके मुंह से सलाइवा के अलावा और कुछ बाहर नहीं आ रहा था। रोहित का जब ध्यान गया तो देखा पूरे कमरे के अंदर रूम फ्रेशनर और परफ्यूम की स्मेल फैली हुई थी, जैसे अभय ने अभी अभी अपने ऊपर परफ्यूम की पूरी बॉटल छिड़क रखी हो। जब रोहित ने उससे पूछा स्ट्रिक्टली, तब अभय ने बताया कि उसे अब ओइंड्रिला हर जगह दिखती है और जो ओइंड्रिला की बहन मेरे अंदर है, उसका शरीर अब सड़ने लगा है, उसमें कीड़े लग गए हैं भाई, और उससे बहुत गंदी बदबू आती है। मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता है और हर टाइम मुझे बदबू आती रहती है, इसलिए मैंने परफ्यूम पूरा अपने ऊपर छिड़क लिया है। वो ओइंड्रिला की बच्ची मुझसे अमरूद तोड़ने को कहती रहती है। मैंने उसे अमरूद लाकर भी दिया, पर उसने एक भी नहीं खाया। अब वो कहती है कि अमरूद तोड़ कर लाओ, तू बता भाई, अभी तो अमरूद का सीजन भी नहीं है, मैं अमरूद तोड़ के कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे नहीं पता भाई मैंने क्या किया है, भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और ये बोलकर वो फूट-फूट कर रोने लगा। अभी तक रोहित जो समझता था कि सिर्फ अभय का वहम है, उसे लग रहा था कि यार ये तो कुछ पागलपन सा है, इसके ऊपर क्या हो गया है? और उसे कुछ समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि ना तो रोहित को वो बच्ची दिख रही थी और ना ही उसे कोई बदबू आ रही थी। उस कमरे में पूरे में परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। रोहित ने अभय को वापस से बोला कि तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल, लेकिन अभय फिर से उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा था। रोहित बार-बार अभय को मना रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और 3 दिन के अंदर ही अभय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि ना उसने कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। वो ना खड़ा हो पा रहा था, ना चल पा रहा था और तभी उसकी आँखों के सामने-सामने एक छोटे 7-8 महीने के बच्चे की तरह घुटनों के बल चलकर अभय चलने लगा और चलते-चलते उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा और बोला, "तुझे कितनी बार बोला, नहीं तोड़ना मुझे कोई अमरूद-वमरूद? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? किसी और को क्यों नहीं बोलती अमरूद तोड़ने को? तू कहीं और जाके मर क्यों नहीं जाती है?" रोहित शॉक्ड स्टेट में देख रहा था, उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद रोहित ने अभय के फ़ोन से उसकी मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि आंटी, अभय की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाओ। रोहित ने यहाँ उसकी मम्मी को सारी बात नहीं बताई। वो सोच रहा था वो बताएगा भी क्या कि उनका बेटा पागल हो गया है। उसको एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है जो किसी और को दिखाई नहीं देती है। वो रोहित को जैसे-तैसे करके हॉस्पिटल लेकर गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ उसकी फैमिली भी पहुँच चुकी थी और करीबन 4 दिन के बाद अभय की मौत हो जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से। उसका इन सब कुछ क्रियाक्रम वगैरह किया जाता है और 10 दिन बाद रोहित को अभय के पापा का फ़ोन आता है। बोलते, बेटा मुझे अभय का सामान ले जाना है। जब से अभय की मौत हुई है, तब से रोहित भी उस घर में गया नहीं था। चाबी रोहित के पास ही थी। तो रोहित बोलता कि ठीक है अंकल, आप आ जाइए, मैं भी वहीं पर पहुंचता हूं। अभय के पापा की मदद करने के लिए वो वहां उस कमरे पर पहुंच चुका था। अभय का रूम वैसा ही था जैसा अभय छोड़कर गया था। बहुत सारे परफ्यूम की बॉटल देखकर अभय के पापा ने रोहित से कहा, इतनी सारी परफ्यूम की बॉटल? अभय क्या परफ्यूम की बोतल जमा किया करता था बेटा? अब अभय जिंदा तो था नहीं। तो रोहित ने अभय के पापा को सारी बात बताना सही समझा। उसने उसके पापा को बताया कि कैसे उसे एक लड़की दिखा करती थी जिसका नाम ओइंड्रिला था। सब कुछ उसने बताया, जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था और अभय से सुना था। उसकी सारी बातें सुनकर अभय के पापा ने रुआसे होकर रोहित से कहा, बेटा ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अभय के पापा उसका सारा सामान लेकर वहां से चले गए
और अगले दिन रोहित के घर अभय की नानी, मम्मी और उनके साथ 4-5 लोग आ पहुंचे। अभय की नानी के बारे में यह अफवाह थी कि वो अगर रोज एक कार अपनी जिंदगी भर खरीदे, फिर भी उनका पैसा खत्म नहीं होगा। वो इतनी अमीर थी और ये सब उनके पहनावे से दिखता भी था। एक बूढ़ी औरत, उम्र से शायद 60 पार होगी, बाल सफेद होना शुरू हो गए थे, पर अभी भी उनके ज्यादातर बाल काले ही थे। उनके हाथ में, गले में, हर जगह सोना था। हाथ की 10 में से 9 उंगलियों में रंग बिरंगे रत्न वाली अंगूठियां थी। रोहित देखते ही अभय की नानी को पहचान गया, क्योंकि अभय ने कई बार रोहित को उसकी नानी के बारे में बताया था। नानी रोहित को अपने सामने हाथ पकड़कर बैठाया और उससे बोला, मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसका जवाब बिना कुछ सवाल किए देना और एकदम सच सच बोलना। ये सब उसकी आंखों में देखकर उसकी नानी बोल रही थी। उनकी बात सुनकर रोहित ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद नानी ने उससे सवाल पूछना शुरू किए। तुमने जो कल अंकल को बताया था, क्या वो सच है? रोहित बोलता है, हाँ, जो मैंने देखा था मैंने वही बताया। फिर उसकी नानी बोलती है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जैसा अभय ने बताया था? रोहित बोलता है, नहीं नानी। फिर उसकी नानी बोलती है, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? रोहित कहता है, सब इतना जल्दी हुआ कि मैं बता ही नहीं पाया, और वैसे भी मुझे इन सबसे पे विश्वास नहीं होता, तो मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो सब लोग मुझे ही पागल समझेंगे या फिर अभय को पागल समझेंगे, और ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। और जैसे मुझे मौका मिला तो मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि अभय को कोई दिमागी बीमारी है और उसका इलाज हॉस्पिटल में हो जाएगा, और इसीलिए मैंने उसे उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन 4 दिन बाद तो उसकी मौत ही हो गई। उसकी नानी बोलती है, अभय किसी प्रकार की कोई दवाई, कोई चूर्ण या कोई भी ऐसी चीज खाता था अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी और वजह से? तो रोहित कहता है, नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। नानी बोलती है, कहीं तुम्हारी अभय से कोई लड़ाई हुई थी? कभी भी तुम लड़े हो? रोहित बोलता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नानी, क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो? उसकी बात सुनकर नानी बोलती है, मैंने कहा ना, सवाल नहीं। रोहित ने अपना हाथ नानी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की उस टाइम पर नानी की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो गई। पूरे टाइम जब तक उससे क्वेश्चन पूछ रही थी, नानी ने रोहित का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बाद नानी ने उससे एक और सवाल पूछा, कहीं तुमने उसे कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं? इस बात से रोहित गुस्से में बोलता, आप क्या बोल रही हो नानी? अभय भाई जैसा था मेरा। जब से अभय गया है मैं उस घर में भी नहीं गया हूं, मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उस जगह को दोबारा देख नहीं सकता हूं। नानी बोलती है, तो क्यों नहीं गए हो तुम वहां? अब रोहित को गुस्सा आता है, अगर आपको लगता है मैंने उसे मारा है तो आप पुलिस में क्यों नहीं जाती हो? और अगर आपको ये लगता है कि मैंने उस पर कोई काला जादू किया या कोई टोना टोटका करवाया है, तो मैं इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं। उसकी ये बात सुनकर नानी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को अभय के पीछे लगाया था, कोई काला जादू करके? रोहित कहता है, कौन सी लड़कियां? तो उसकी नानी बोलती है, उन लड़कियों का भूत जिसके बारे में तुमने ही तो मुझे बताया था। कैसी बात कर रही हो नानी? रोहित अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ये भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अगर होती है तो ये आपके पीछे 2 अंकल जी खड़े हैं, इनको ये 2-3 भूत क्यों नहीं देते हो बंदूक की जगह? रोहित ने नानी के पीछे खड़े जो उसके अंगरक्षक थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उन दोनों ने अपने कंधे के ऊपर एक एक बंदूक टाकी हुई थी। उसकी नानी बोलती है, तुम्हारे रूम में भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं है, जबकि अभय तो पूजा पाठ करने वाला लड़का था। तो रोहित कहता है, मकान मालिक ने दीवार पर कीले ठोकने से मना किया था, इसलिए हमारे रूम में या फ्लैट में भगवान की तस्वीर नहीं थी। फिर नानी बोलती है, तुम याद करके बताओ कोई भी अजीब चीज जो तुम्हें अभय के बारे में याद है। तो रोहित कहता है, मैं सब आपको पहले ही बता चुका हूं, हर एक चीज जो मैंने देखी, मैंने सुनी। उसके बाद नानी उसका हाथ छोड़ती है और कहती है, ठीक है बेटा, और ये कहकर वो अपने पास में रखी चाय पीना शुरू कर देती है। अब
इन लोगों को सब पता लग गया था, उनको एक नाम मिल गया था ओइंड्रिला, और ये सब ओइंड्रिला को जानते थे कि ओइंड्रिला शर्मा जी की बेटी का नाम था। अब अभय के पापा ने कोशिश की, पर शर्मा जी को पता ही नहीं चला कि वो अब कहाँ पर है। बस इतना पता लगा कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है, मतलब मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो टाइम से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अभय की मम्मी ने नानी से कहा, अब कैसे पता करें? नानी का जवाब बहुत सिंपल था, अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो कहाँ है वो पता हमारा पैसा करेगा। और बिल्कुल वही हुआ। 2 दिन के बाद ही नानी ने शर्मा जी के घर का पता लगवा लिया। पता चलते ही नानी की टोली शर्मा जी के घर पहुंच गई। इस टोली में नानी, अभय की मम्मी, उसके छोटे मामा, नानी का एक ड्राइवर, उनके 2 बॉडीगार्ड शामिल थे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो शर्मा जी के घर पर कोई नहीं था, पर वहां से उन्हें मालूम पड़ा कि उनका रिश्तेदार है, उनका चचेरा भाई, वो उनके पड़ोस वाले घर में ही रहता है। वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे शर्मा जी के बारे में पूछा। नानी की पूछताछ के बाद उन्हें शर्मा जी की साली के बारे में पता चला, पर ओइंड्रिला को कोई नहीं जानता था। फिर नानी की ये टोली शर्मा जी की साली के घर पहुंचती है, और वहां पहुंचकर नानी को ओइंड्रिला के बारे में जो पता चला वो बहुत अजीब और बहुत ज्यादा शॉकिंग था। अब क्या हुआ ओइंड्रिला के साथ और क्यों, जब आपको ये पता लगेगा आप भी शॉक्ड रह जाओगे। आपकी भी एक बार रूह कांप जाएगी, जैसा मेरी स्टोरी को पढ़ते टाइम कांपी थी। लेकिन ये सब आपको जानने को मिलेगा इस कहानी के अगले पार्ट में। प्लीज नाराज ना हो, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी है और मुझे इसको नरेट करने में सिर्फ करीबन 1 घंटा या उससे ज़्यादा के टाइम लग जाएगा। और फिर हमारी टीम की लिमिटेशन होती है, उनको एडिट करने को, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और हम फिर इस पूरे वीक आपको लगातार स्टोरीज नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, करीबन 3 पार्ट में हम स्टोरी को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा 3 पार्ट ना बने, 2 ही पार्ट में हो जाए, बट स्टिल प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे पार्ट्स में लाऊं, मैं एक ही पार्ट में लाना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे और मेरी टीम को गालियाँ ना दें। इसलिए हम लोग जानबूझकर के ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि हमें हर 2 दिन में एक स्टोरी लानी होती है और उसके एडिटिंग में आप भी समझते हैं बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमें इसे पार्ट बाय पार्ट लाना पड़ रहा है। आई होप आप हमारी मजबूरियों को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं ये आपको जानने को मिलेगा आपको इस स्टोरी के अगले पार्ट में, जो कि आपको इस स्टोरी के रिलीज होने के 2 दिन बाद पक्का मिलने वाला है। हर दूसरे दिन हम लोग स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं और इसका पार्ट भी वहीं पर आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं ओइंड्रिला की आगे की कहानी। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।